नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, बाल विकास, एक्ट्स, राइट्स, एनसीएफ 2005 और जितने भी शिक्षण से संबंधित टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज का टॉपिक है समावेशी शिक्षा और शिक्षा नीति, इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा, जिसे इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, समावेश का अर्थ होता है अंतर्भाव, शामिल करना या व्याप्त होना। सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है, सिंपल से शब्दों में। इसके अंतर्गत सामान्य बालक के साथ ही विशिष्ट बालकों, मंदबुद्धि, अंधे, बहरे, प्रतिभाशाली आदि को भी एक समान शिक्षा बिना भेदभाव के दी जाती है। इसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा एक शिक्षण प्रणाली है। इसके अनुसार एक सामान्य छात्र और एक विशिष्ट छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। अब इसकी आवश्यकता या महत्व देखते हैं समावेशी शिक्षा के। नंबर 1, यह विशिष्ट बालकों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ती है। नंबर 2, समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। अर्थात प्रत्येक बालक की जो व्यक्तिगत शक्तियाँ होती हैं, आंतरिक शक्तियाँ होती हैं, उसको बढ़ाने का कार्य ये करती है। नंबर 3, समावेशी शिक्षा केवल विकलांग बालकों के लिए नहीं होती है, बल्कि यह सभी बालकों के लिए होती है। ये कई लोगों का भ्रम होता है कि समावेशी शिक्षा विकलांग बालकों के लिए, ऐसा नहीं है। नंबर 4, समावेशी शिक्षा द्वारा विशिष्ट बालकों की पहचान की जाती है और उन्हें बढ़ावा दिया जाता है। नंबर 5, विशिष्ट बालकों के अध्ययन के लिए विद्यालय में विशिष्ट सुविधाएं प्रदान किया जाना ये अत्यंत आवश्यक है। मान लीजिए कोई हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए व्यवस्था करनी होगी, उसी स्कूल में सारी व्यवस्था करनी होगी आपको। नंबर 6, कोई भी बालक किसी भी अक्षमता के कारण शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। यही समावेशी शिक्षा है। अब देखते हैं समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। पहला सिद्धांत, व्यक्तिगत रूप से भिन्न बालकों को उनकी भिन्नता के अनुसार ही शिक्षा दी जानी चाहिए। जो व्यक्तिगत रूप से भिन्न है, अलग अलग हैं, उनको भी शिक्षा उनके अनुसार दी जानी चाहिए। नंबर 2, माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना चाहिए। 3, भेदभाव रहित शिक्षा दी जानी चाहिए। नंबर 4, विशिष्ट कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। नंबर 5, स्कूल में भेदभाव रहित वातावरण बनाया जाना चाहिए कि इनके साथ, विशिष्ट बालकों के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो स्कूल में। नंबर 6, विशिष्ट बालक को सामान्य विद्यालय तथा विशिष्ट विद्यालय दोनों में ही उसकी आवश्यकता अनुसार प्रवेश करवाया जाना चाहिए। नंबर 7, समावेशी शिक्षा प्रणाली विशिष्ट विद्यालय या विशिष्ट कक्षा के विचार को स्वीकार नहीं करती है। समावेशी शिक्षा ये नहीं कहती है कि आप विशिष्ट बालक के लिए बिल्कुल कोई अलग स्कूल बना दो या बिल्कुल कोई अलग क्लास में उसको बैठाओ, अलग बनाओ। नहीं, वो ये कहती है वो सबके साथ बैठेगा, लेकिन उसकी संपूर्ण व्यवस्था करेंगे उसकी सुविधाओं की। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा नीति 2006। नंबर 1, इसके पॉइंट, इसे विकलांग बच्चों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2, यह 10 फरवरी 2006 से लागू हुई। 3, इसे सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। नंबर 4, विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा नीति के तहत 6 से 14 वर्ष के स्थान पर 6 से 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था रखी गई है। वैसे तो सबके लिए 6 से 14 वर्ष है, लेकिन इनके लिए, विकलांग बालकों के लिए 6 से 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था रखी गई है। नंबर 5, विकलांग बालकों के लिए 3% का आरक्षण भी रखा गया है। नंबर 6, प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। नंबर 7, संस्थान रहित शिक्षा, विकलांग बच्चों को विशिष्ट स्कूल में ना भेजा जाए बल्कि सामान्य स्कूलों में ही उनकी विशिष्ट व्यवस्था की जाए। नंबर 8, सामान्यीकरण, विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाना चाहिए। विकलांग बच्चों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए जैसा सामान्य बालकों के साथ किया जाता है। उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। नंबर 9,
न्यूनतम प्रतिबंधित पर्यावरण। विद्यालय में विकलांग बच्चों को स्कूल में पढ़ते समय कम समस्याओं का सामना करना पड़े, अर्थात उन्हें उनकी जरूरत की सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाना ये विद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी मानी जाएगी। नंबर 10, मुख्य धारा। विकलांग बच्चों को मुख्य धारा में लाना चाहिए, अर्थात विकलांग बच्चे भी अपने आप को सामान्य बालक जैसा ही महसूस करें, अनुभव करें। नंबर 11, बाधित बालकों की प्रारंभिक स्तर पर ही पहचान कर लेनी चाहिए और उनके लिए विशिष्ट कार्यक्रम बनाकर उन्हें एजुकेशन देना चाहिए। नंबर 12, बाधित बालकों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि दूसरे विद्यार्थी उन्हें परेशान न करें। नंबर 13, दिव्यांग बालकों को सामान्य विद्यालयों में ही विशिष्ट कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। नंबर 14, विकलांगों के लिए काम करने वाले कुछ संस्थान हैं। देखिए, पहले दृष्टिबाधित राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है। अली यावर जंग बधिर राष्ट्रीय संस्थान मुंबई में है 1962 से। बधिर विद्यालय हैदराबाद में है, आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता में है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में है। राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है। शारीरिक विकलांग संस्थान दिल्ली में है और राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम भी दिल्ली में है। अब देखते हैं विकलांग बालकों के लिए अधिनियम। नंबर 1, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। ये क्या कहता है? ये दो बातें कहता है। मानसिक विकलांगों का इलाज करना और मानसिक विकलांगों का पुनर्वास करना इस एक्ट की खासियत है। नंबर 2 है RCI एक्ट 1992, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। RCI की स्थापना है इस एक्ट में और NGO की ट्रेनिंग है। नंबर 3, PWT एक्ट 1995, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। इसे विकलांग व्यक्ति अधिनियम भी कहते हैं। इसमें 7 प्रकार की विकलांगता को मान्यता दी गई है। इसे लागू 1996 में किया गया था। कौन कौन सी 7 प्रकार की विकलांगता थी वो? अंधापन, अल्पदृष्टि, श्रवण बाधित, गामक बाधा, निवारण योग्य कुष्ठ रोग, मानसिक मंदता, मानसिक बीमारी। नंबर 4, राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1999। इसका मुख्य उद्देश्य विकलांगता के शिकार व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें 2 नई विकलांगता को शामिल किया गया है। पहली आत्मविमोह या स्वलीनता को, और दूसरी है मस्तिष्क पक्षाघात को शामिल किया गया है। स्कूलों में विकलांगों के लिए चल रही कौन कौन सी योजना है? विकलांग छात्रों के लिए एकीकृत शिक्षा IEDC चलाई जा रही है। यह 1974 में प्रारंभ हुई थी। 1992 में इसमें संशोधन किया गया। 1997 तक यह योजना कार्यशील रही। कक्षा 1 से 8 तक के विकलांग विद्यार्थियों के लिए यह योजना चलाई गई थी और 1997 में इसे SSA में शामिल कर दिया गया। SSA योजना में, सर्व शिक्षा अभियान योजना में इसे मिला दिया गया। फिर इधर दाईं तरफ वाले पक्ष में देखते हैं, माध्यमिक स्तर पर विकलांग छात्रों की समावेशी शिक्षा IEDSS 2009 में प्रारंभ की गई। कक्षा 1 से 12 तक के लिए है ये योजना। 2020 तक सभी स्कूल विकलांग फ्रेंडली बनाना। 9 प्रकार की विकलांगताओं को इसमें मान्यता दी गई है। अब आता है पूर्व बाल्यावस्था एवं शिक्षा कानून। नंबर 1, संविधान निर्माण के समय संविधान के अनुच्छेद 45 में निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का दायित्व राज्य सरकार को सौंपा गया है। इसके अनुसार संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर राज्य अपने क्षेत्र के सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। नंबर 2 पॉइंट, वर्ष 2002 में संविधान में किए गए 96वें संशोधन में अनुच्छेद 45 को बदलकर इसमें निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को पूर्व बाल्यावस्था से प्रतिस्थापित करते हुए मात्र 6 वर्ष तक के बालकों तक सीमित कर दिया गया। 21 कैक नामक अनुच्छेद जोड़कर प्रारंभिक शिक्षा को नागरिकों का मूल अधिकार बना दिया गया। फिर है अल्पसंख्यकों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज। भारतीय संविधान में
अल्पसंख्यकों की शैक्षिक तथा सांस्कृतिक उन्नति के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 30 1 व 2 के अनुसार धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। राज्य सरकारें अनुदान देते समय इन संस्थाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगी। फिर है समान शैक्षिक अधिकार, इक्वल एजुकेशन राइट्स। संविधान के अनुच्छेद 29 में यह प्रावधान है कि नंबर 1, भारत के किसी भी नागरिक को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का पूर्ण अधिकार होगा। नंबर 2, सरकार द्वारा संचालित या अनुदानित शिक्षा संस्था में जाति, धर्म, रंग या भाषा के आधार पर या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर है अनुसूचित जाति, जनजाति तथा कमजोर वर्गों की शिक्षा। समाज के सभी कमजोर वर्गों की शैक्षिक उन्नति के प्रोत्साहन देने का उत्तरदायित्व राज्य का है। संविधान के अनुच्छेद 46 में SC, ST, ट्राइब्स, वीकर सेक्शंस को शैक्षणिक प्रोत्साहन का उल्लेख है। फिर है धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। संविधान में सर्वधर्म सम्मत शिक्षा की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 28 1, 2 तथा 3 में प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, लेकिन यदि किसी संस्था की स्थापना ही धार्मिक उद्देश्य से की गई हो तो वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे मदरसों की स्थापना धार्मिक उद्देश्य के लिए की गई है तो वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। मातृभाषा में शिक्षा। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को स्वीकार किया गया है। अनुच्छेद 350 ए के अनुसार अल्पसंख्यकों को उनकी आवश्यकता अनुसार मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। फिर है हिंदी भाषा का विकास। अनुच्छेद 351 में राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार को सौंपा गया है। फिर है स्त्री, बच्चों तथा पिछड़ों की शिक्षा। संविधान के अनुच्छेद 15, 3, 4 तथा 5 के अनुसार राज्य महिलाओं, बालकों तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। वर्ष 2005 में हुए 93वें संशोधन ने इस व्यवस्था को सरकारी के साथ साथ प्राइवेट शिक्षण संस्थानों पर भी विस्तारित कर दिया है, लागू कर दिया है। फिर है केंद्र एवं राज्य के शिक्षा संबंधी अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 246 में केंद्र तथा राज्य सरकारों के शैक्षिक अधिकार क्षेत्रों का विभाजन किया गया है। इसके लिए संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां बनाई गई हैं। प्रथम सूची केंद्र सूची है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। दूसरी सूची राज्य सूची है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। तीसरी सूची समवर्ती सूची है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का है। लेकिन यदि कोई कानून टकराता है तो राज्य सरकार के स्थान पर केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होगा। किस सूची में? समवर्ती सूची में। केंद्र सूची में कानून केंद्र सरकार, राज्य सूची में राज्य सरकार, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून दोनों बना सकते हैं। इसके अलावा एक अवशिष्ट विषय और होते हैं। अवशिष्ट विषय जो संविधान निर्माण के बाद जो विषय है, जैसे टेलीफोन, टेलीकॉम सेक्टर, ये संविधान निर्माण के बाद आए तो इनका संविधान में उल्लेख नहीं है, तो इन्हें कौन सी सूची में डाला गया? अवशिष्ट विषय या अवशिष्ट सूची में। इस पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को ही प्राप्त है।